एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक वल्केनिज्म एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में। आप सभी लोगों ने वल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी ज्योग्राफी या फिर यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी यूजीसी नेट के जितना भी कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोल्केनो की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो वोल्केनो इज एन ओपनिंग और वेंट थ्रू विच molten lava as gases कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। मतलब वॉल्केनो एक ओपनिंग है, एक वेंट है, एक होल होता है जिससे मॉल्टन लावा मतलब पिघला हुआ लावा गैसेस वगैरह निकलती हैं। कहाँ से? अर्थ के इंटीरियर से उस होल उस वेंट के द्वारा बाहर निकलती हैं। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर कंसंट्रेटेड एट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी और प्लेट टेक्टोनिक में मैंने मोशन ऑफ बाउंड्रीज आपको पढ़ाई थी। तो थ्री टाइप्स की मोशन होती है बाउंड्रीज में: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो जो आपके वोल्केनोस जो पाए जाते हैं वो आपके कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के सामने से आके टकराती है, तो एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक प्लेट ऊपर चली जाती है, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट टाइप बाउंड्री पे आपके पाए जाते हैं वोल्केनोस। और एक डाइवर्जेंट मतलब जब डाइवर्ज दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें अगर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो बीच में से लावा निकलता है, तो वहां से भी आपको वहां पर भी आपको वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होगी वोल्केनो की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। कितने टाइप के वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है आइसलैंडिक इरप्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस की वोल्केनो नहीं पढ़ रहे हैं हम, वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब वोल्केनो में जो इरप्शन होता है, जो विस्फोट होता है, वो किस तरीके से होता है। तो पहला होता है आइसलैंडिक। आइसलैंडिक में आपको पता है कि जैसे एक आइस की सतह होती है, प्लेन सतह होती है, तो लावा जब निकलता है तो उस सतह पर पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक है, एक प्लेटू के टाइप के सरफेस बना लेता है। अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे। इट फ्लोज एज ए फिशर इरप्शन, द लावा इज बेसाल्टिक एंड हैज लेस विस्कोसिटी। इसमें विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है जैसे अगर आप कोई भी चीज जमीन पर डाल रहे हो, कोई भी फ्लूइड है, कोई भी द्रव है, वो आप जमीन पर डाल रहे हो तो कितनी कितनी जल्दी वो फैल रहा है। जैसे पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, शहद की विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो कम फैलता है। डालोगे जमीन पर तो कम फैलेगा। ठीक है, वो ज्यादा शान होता है, मतलब शान के ज्यादा गाढ़ा होता है। जो जितनी चीज गाढ़ी होगी उतनी ज्यादा कम फैलेगी। तो ये जो होता है बेसाल्टिक लावा जो होता है, ये आइसलैंडिक टाइप्स ऑफ जो इरप्शन होता है वो बेसाल्टिक लावा के कारण होता है। बेसाल्टिक लावा जो है उसकी जो विस्कोसिटी होती है, वो जो शान होता है वो कम होता है, मतलब उसमें गाढ़ापन कम होता है। तो इस तरीके से जब वो फ्लो करेगा तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। जब चारों तरफ फैल जाएगा तो ये क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटी फॉर्मिंग प्लेटू, ये एक प्लेटू का निर्माण कर लेगा, एक पठार का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपका, इसे कहते हैं आइसलैंडिक इरप्शन। इस इरप्शन में देखो यहाँ से लावा निकला है और बेसाल्टिक लावा निकला है, विस्कोसिटी कम होती है तो पानी की तरफ फैल गया। और पानी की तरफ फैलने के बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो एक प्लेटू का रूप ले लेगा। तो इसी को हम कहेंगे आइसलैंडिक इरप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। हवाईयन टाइप में क्या होता है? देयर कैन बी फिशर, क्रेटर और कार्डेरा इरप्शंस। इसमें देखो आपके क्रेटर टाइप इरप्शन भी हो सकता है और कार्डेरा। क्रेटर क्या होता है, कार्डेरा क्या होता है, इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। इट फॉर्म्स स्मॉल डोम्स फ्रॉम विच मोबाइल लावा गैसेस इरप्ट। इसमें क्या होता है? एक स्मॉल डोम्स बन जाता है जिसमें से आपका डोम मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा जो मस्जिद का हिस्सा होता है उस तरीके से डोम बन जाता है, जिसमें से आपका धीरे-धीरे जो है गैसेज़ और लावा धीरे-धीरे निकलता रहता है। इट प्रोड्यूसेस फायर फाउंटेन्स एंड ओनली अ माइनर अमाउंट ऑफ गैसेज़। मतलब गैसेज़ जो होती है बहुत कम मात्रा में निकलती है हवाईयन टाइप में। तो देखते हैं हवाईयन टाइप किस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक डोम बना लिया इस तरीके से, डोम बना लिया। इसी में धीरे-धीरे
क्या निकलता रहता है? लावा हल्के-हल्के, हल्की-हल्की स्पीड से निकलता रहता है। तो इसे कहते हैं हवाईयन इरप्शन। ये आपका काल्डेरा टाइप भी हो सकता है, हीटर टाइप भी हो सकता है। काल्डेरा का मतलब क्या है? जो बड़ा जो इरप्शन होता है, ठीक है? अगर छोटा सा होल बनना है, छोटा-सा होल बनना है, तो उसमें से अगर लावा निकल रहा है, उसे कहेंगे क्रेटर टाइप इरप्शन। और अगर बड़ा-सा होल बनना है, तो उसको हम कहेंगे काल्डेरा टाइप इरप्शन। ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे इसमें। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगला है स्ट्रैम्बोलियन टाइप इरप्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे दे फॉर्म स्ट्रेटोकोन्स एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? लावा कम्स आउट एंड सॉलिडिफाइज इन ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? स्ट्रैम्बोलियन टाइप में ये स्ट्रेटोकोन्स बनाता है। स्ट्रेटोकोन्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटोकोन्स का मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक वोल्केनो है और वोल्केनो से इरप्शन हुआ, तो इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से आपका लावा बाहर निकलेगा, लावा बाहर निकल के फैल जाएगा, ठीक है? फिर कुछ टाइम बाद फिर इरप्शन होगा, ठीक है? फिर ये लावा निकल के फैल जाएगा, तो इसमें क्या होती है? बहुत सारी लेयर बन जाती है लावा की। ये ठंडा हो गया, फिर कुछ टाइम बाद निकलेगा, फिर लावा ऊपर की तरफ फैल जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटो टाइप वोल्केनो इसमें बनता है। मतलब इसमें क्या होता है? बहुत सारी लेयर बनती है लावा की, ठीक है? तो यही चीज़ है कि फॉर्म स्ट्रेटोकोन्स, इसमें स्ट्रेटोकोन्स बनती हैं, ठीक है? एंड सॉलिडिफाइज इन अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जब ये ठंडा होता है तो एक लेयर टाइप के स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है? समटाइम्स क्लॉट्स ऑफ लावा आर इजेक्टेड प्रोड्यूसिंग बॉम्ब्स एंड स्पोर्ट्स। ये कभी-कभी क्या होता है? इसमें से लावा की जगह पे बॉम्ब्स निकलते हैं, छोटे-छोटे मतलब कह सकते हो पत्थर टाइप अंदर से निकलते हैं लावा की जगह, ठीक है? इतना इसमें मतलब नहीं होता, आपको समझना क्या है? ये स्ट्रेटोकोन्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रैम्बोलियन टाइप, तो यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से निकलता है। यहाँ पर देखो, ये फैल रहा है, ठंडा हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये अपनी क्रिया करेगा, ठीक है? आगे बढ़ें। अगला जो टाइप आता है वो है अ, वल्केनियन टाइप। तो वल्केनियन का मतलब क्या होता है? दे आर आल्सो स्ट्रेटोकोन वोल्केनोज। ये भी क्या होते हैं? स्ट्रेटोकोन्स, इसमें भी स्ट्रेटोकोन्स बनते हैं। दे द एसोसिएट लावा आर मोर विस्कस। इसमें जो लावा होता है बहुत ज्यादा विस्कस होता है। Sometimes the lava solidifies over the vent, forming a crust resulting in gas pressure building up, leading to a violent explosion. इसमें होता क्या है? देखो, इसमें क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ वल्केनियन इरप्शन के बारे में, तो वल्केनियन इरप्शन होता क्या? मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो कि मान के चलो, ये भी एक स्ट्रेटोकोन्स वाला होता है, ये वल्केनो है। इसमें से जो लावा निकलेगा, वो क्या होगा? उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी जब ज़्यादा होती है, तो विस्कोसिटी अगर कम है, तो लावा जल्दी फैल जाएगा और ठंडा हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो लावा को फैलने में टाइम लगेगा। तो कभी-कभी क्या होता है, यहीं पर जैसे ही मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो उसके क्रेटर के ऊपर ही ठंडा हो गया। अब जब क्रेटर के ऊपर ठंडा हो गया, तो यहीं पे ये क्या हो गया? सॉलिडिफाइज़ हो गया। यहीं पे इसने अपना ठोस रूप ले लिया। जब यहाँ पर ठोस रूप ले लेगा, तो होगा क्या? अंदर से प्रेशर लगता रहेगा लगातार, जो अंदर वाला लावा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब अंदर वाला लावा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ ऊपर से तो ये बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे लावा जो निकला था वो ठंडा होके सॉलिडिफाइज़ हो गया। क्यों सॉलिडिफाइज़ हो गया? क्योंकि ये जो है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी। तो होगा क्या? अंदर से प्रेशर बनता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि ये एकदम से फट के बाहर निकलेगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने के साथ बाहर निकलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो एक्सप्लोसिव इरप्शंस होगा इसमें, ठीक है? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रोक लगी हुई है ना। जैसे मान लो अगर आप सिलेंडर है, उसमें अगर गैस भरते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो प्रेशर सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो वो फट जाता है। ऐसे ही ये फट करके बाहर निकलता है, वोल्केनिक टाइप इरप्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एकदम से फट के ये बाहर निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे वोल्केनिक टाइप इरप्शंस, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। फिर है हमारा विशुवियन टाइप। तो विशुवियन टाइप में क्या होता है? इट थ्रोज एक्सट्रीमली वायलेंट एक्सप्लोसिव गैस चार्ज्ड मैग्मा फ्रॉम स्ट्रेटोकोन वेंट। तो देखो यहाँ पे क्या एक सीरीज बनी हुई है। जैसे यहाँ पे स्ट्राम्बोलियन है, इसमें कम कम मतलब स्पीड में इरप्शन होता है, वल्केनियन में ज्यादा इरप्शन होता है, इस विशुवियन में और ज्यादा होता है। मतलब स्पीड जो इरप्शंस की होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इट एक्सट्रीमली वायलेंट एक्सप्लोसिव, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी होती है और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा हो जाती है किससे? वल्केनियन टाइप से, ठीक है?
द इरप्शन अकर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ क्वाइट और माइल्ड एक्टिविटी। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर जो ये इस टाइप का इरप्शन होता है वो बहुत टाइम बाद होता है, बहुत टाइम बाद होगा तो होगा क्या, इसे और टाइम मिल जाएगा ठोस होने के लिए, इसे और टाइम यहाँ पे मिल जाएगा ठोस होने के लिए। तो यहाँ पर लावा निकलेगा, जमता रहेगा और जमता रहेगा तो और ज़्यादा यहाँ पर ठोस हो जाएगा और अंदर से जब यहाँ पर प्रेशर बनेगा तो और स्पीड से ये इसमें एक्सप्लोजन होगा। ठीक है? तो वेसुवियन टाइप में ध्यान रखना। वोल्केनियन जो है इसमें भी एक्सट्रीम इसमें भी ज़्यादा होता है, लेकिन वेसुवियन में और ज़्यादा होता है। अगर पिलियन का देखें तो पिलियन में और जो है आपका वल्केनियन और वेसुवियन से भी ज़्यादा होता है। इट इज़ अ मोर वायलेंट फ्रॉम वेसुवियन इरप्शन, मतलब एक सीरीज़ बन रही है। सबसे पहले वल्केनियन, फिर उससे ज़्यादा किसमें होगा, वेसुवियन में, फिर उससे ज़्यादा होगा पिलियन में। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आगे हम देखें, फिर है आपका पेलियन। पेलियन भी ये क्या होता है, ये इसकी इसमें भी हाई विस्कोसिटी लावा एंड डिलेड एक्सप्लोसिवनेस होती है। मतलब इसमें भी जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत बाद में होता है, बहुत ज़्यादा बाद में होता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो लावा की होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि लावा जम के ठंडा होता रहता है, क्रेटर बंद हो जाता है। तो ये भी बहुत टाइम बाद इसमें एक्सप्लोजन होता है पिलियन टाइप में। ठीक है? अगला है कैटामियन टाइप। इट इज ए variant of Pelian eruption characterized by massive outpouring of fluid light as flows accompanied by widespread explosive tephra। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके हॉट स्प्रिंग और एंड फ्यूमरोल्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, किसमें, कैटामियन टाइप में। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका आइसलैंडिक इरप्शन है। ठीक है? आइसलैंडिक मैंने बता ही दिया था, प्लेटू फॉर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है वो लावा की वो बहुत कम होती है, बेसाल्टिक लावा होता है। ठीक है? तो आइसलैंड के फॉर्म में यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद है हवाईयन इरप्शन। इसमें क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। ठीक है? तो डोम शेप्ड में इसमें जो हवाईयन में होता है, जो आपका मैग्मा जो बाहर आता है वो बहुत स्लोली स्पीड से आता है। स्ट्रामबोलियन में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है, स्ट्रामबोलियन में थोड़ी सी स्पीड क्या होती है यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। ठीक है? और आपकी फिर आता है वल्केनियन में। तो वल्केनियन में और स्पीड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है किसकी, लावा की। और इसके बाद आता है आपका पेलियन। पेलियन में और ज़्यादा होती है। और जो पेलियन जो होता है, पेलियन जो इसकी रेंज ज़्यादा होती है। ये जो इसमें से इरप्शन जो होता है बहुत बड़ी रेंज में होता है। ठीक है? बड़े बड़े एक सरफेस में होता है। लेकिन यहाँ पर जो इरप्शन होगा पेलियन वाले में वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्रेटर से होगा। ठीक है? और लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव आपको यही दिख रहा होगा, देखो। ये है स्ट्राम्बोलियन, देखो ये है आइसलैंडिक, फिर ये है हवाईयन, फिर आपका आता है स्ट्राम्बोलियन, फिर आपका वल्केनियन, फिर आपका आ जाता है क्या, पिलियन। ठीक है? तो ये एक तरीके से क्रम मैंने बता दिया कि किसका सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, पिलियन टाइप का। ठीक है? अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस की, कि इरप्शंस कैसे हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस। वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम देखें देखें तो बेसिस ऑफ मटेरियल इरप्टेड, इनमें से जो मटेरियल निकलता है तो उसके बेसिस पे हम दो टाइप में बांट बांट सकते हैं। आपका एक तो है बेसाल्ट कोन, फिर दूसरा है बेसाल्ट डोम, फिर तीसरा है एस एंड सिंडर कोन्स, फिर चौथा है कंपोजिट और स्ट्रेटोकोन। ठीक है? तो बेसाल्ट कोन क्या होता है, ये बहुत वेरी रेयर होता है। दे आर लो रेदर देन हाई बिकॉज ऑफ द फ्लूडिटी ऑफ बेसिक बेसाल्टिक लावा। ये क्या होता है, वैसे बहुत कम मात्रा में आपको मिलते हैं। जैसे आइसलैंडिक टाइप जो मैंने बताया था वो बेसाल्टिक कोन का ही एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है? एक होता है बेसाल्टिक डोम। बेसाल्टिक डोम मैंने कौन सा बताया था, स्ट्राम्बोलियन। जो हवाईयन टाइप मैंने बताया था वो आपका जो है बेसाल्टिक डोम मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है? Ash and cinder cones, these are higher volcanoes formed by high viscous lava। अब देखो यहाँ पे जो एश एंड सिंडर कोन्स जो बनाए जाते हैं वो हाई विस्कस लावा के द्वारा ये बनते हैं। ठीक है? ये एक्सप्लोजिव टाइप में आते हैं। अभी जो बेसाल्टिक जो है बना था उसमें जो लावा की विस्कोसिटी थी वो बहुत कम थी। ठीक है? बेसाल्टिक डोम में भी बहुत कम था। अब यहाँ पे एश एंड सिंडर कोन्स वाले में हाई विस्कस लावा होता है और ये एक्सप्लोसिव टाइप के मतलब होते हैं ये इस टाइप के वोल्केनोज। कंपोजिट और स्ट्रेटोकॉन में क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया था। जो वेसुवियन टाइप है, जो आपका पिलियन टाइप जो मैंने बताया था वो सब आ जाते हैं कंपोजिट और स्ट्रेटोकॉन में, क्योंकि इसमें जो कॉन्स बनते हैं वो एक बार लावा निकला ठंडा हो गया, फिर निकला फिर ठंडा हो गया। इसमें जो है स्ट्रेटो मतलब स्तर बनते जाते हैं जमाव के। ठीक है? तो आप देख सकते हो माउंट फ्यूजियामा ऑफ जापान है, लगातार ये फ्लो होता रहता है। और विशुवियन जो
ज्वालामुखी है वो इटली का, कोटापेक्सी जो इक्वाडोर का है, चिम्बराजो है, ठीक है? ये क्या है आपके एग्ज़ाम्पल हैं कंपोज़िट और स्ट्रेटोवोल्केनो के, ठीक है? ये तो हमने बात कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इरप्टेड जो इनसे मटेरियल निकल रहा है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ये बहुत पूछा जाता है। पीरियोडिसिटी मतलब कि कौन से वोल्केनो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कौन से कुछ टाइम बाद एक्टिव होते हैं, कुछ जो बिल्कुल एक्टिवेट ही नहीं होते। तो उनके पीरियोडोसिटी के बेस पे हम 3 भागों में बाँट लेते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज़। तो वोल्केनोज़ दैट कॉन्स्टेंटली इजेक्ट लावा जो कंटीन्यूअसली लावा को इजेक्ट करते रहते हैं, आपको पता ही है, वो आपके होते हैं एक्टिव वोल्केनोज़ और देयर आर अबाउट 600 वोल्केनोज़ इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ देम बीइंग अराउंड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने बताई थी, तो उसमें जो पैसिफिक ओशियन है उसकी जो प्लेटें हैं जैसे आपकी इधर नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गई और पैसिफिक प्लेट हो गई, फिर इधर साउथ अमेरिका प्लेट हो गई, फिर पैसिफिक प्लेट हो गई, फिर इधर आपकी यूरेशियन प्लेट है, फिर पैसिफिक प्लेट है। तो ये जो चारों जो एरिया है पैसिफिक ओशन का किनारे-किनारे वाला, ठीक है? तो वहाँ पर जो है आपके प्लेटों के टकराने के कारण, ठीक है, कन्वर्जेंस के कारण बहुत सारे वोल्केनोज़ वहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पे एक रिंग सा बन जाता है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊँगा कि वास्तव में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं, एक तो वो गोल सा बनता है, दूसरी बात है कि वोल्केनोज़ वहाँ पे बनते हैं और मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज़ हैं वहाँ पे। अब एक्टिव वोल्केनोज़ के कारण होता क्या है, वहाँ पे चारों तरफ हमेशा इरप्शंस होता रहता है, जब इरप्शंस होगा तो वहाँ पे ज्वालाएँ निकलेगी, ज्वालामुखी मतलब एक तरीके से आग आग लगेगी वहाँ पे, जब आग लगेगी, इसी तरीके से उसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है? हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखें तो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है। जो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है मेडिटेरेनियन का, ठीक है? भूमध्य सागर में एक स्ट्रोम्बोली वोल्केनो पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। मतलब इसमें इतना ज़्यादा इरप्शन होता है कि हमेशा एक लाइट सी आपको प्रतीत होगी जलती हुई, तो इसीलिए इसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, किसको? स्ट्रोम्बोली को। फिर है आपका डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? वोल्केनो दैट हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इरप्शंस। मतलब फिर भी इनके अंदर संभावना है कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, उन्हें डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, ठीक है? माउंट किलिमंजारो इज़ वन ऑफ द सच वोल्केनो। मतलब माउंट किलिमंजारो क्या है? एक डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है? इसके बाद हम देखें एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब जो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। A volcano that functioned in a long geological past but is no longer active is called an extinct volcano. Extinct volcano मतलब अब ना तो इनमें इरप्शन हुआ है और ना ही इरप्शन होने की संभावना है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है? जैसे एकांकागुआ ऑफ एंडीज। एकांकागुआ जो है वो आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है? इसके आगे हम बात करें वोल्केनिक माउंटेन्स। अब देखो वोल्केनो जब निकलते हैं तो वोल्केनो का जो लावा जमता रहता है, ठीक है? जब जमता रहेगा तो वो क्या माउंटेन्स का निर्माण कर लेता है। तो इसी तरीके से हमें वोल्केनिक माउंटेन्स भी इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो दीज़ माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ वोल्केनोस मेड ऑफ मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम द फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो भी मटेरियल निकलते हैं उनसे जो भी लावा बाहर आता है उसके ठंडा होने से जब परत दर परत ठंडा होता रहता है, लेयर टू लेयर ठंडा होता रहता है, तो होता क्या है वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसमें मटेरियल कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से मटेरियल्स होते हैं जो वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। तो पहला तो एक तो लावा ही हो गया बेसिक वोल्केनिक लावा हो गया। दूसरा है वोल्केनिक बॉम्ब्स जो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इरप्शन हो रहा है तो ये देखो यहाँ पे आपको वोल्केनिक बॉम्ब्स दिख रहे होंगे, बड़े-बड़े पत्थर जो निकलते हैं इससे, उसको वोल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं, ठीक है? फिर आपका है सिंडर्स, सिंडर्स फिर है एशेस जो कुछ गैस जो धूल राख वगैरह जो निकलती है, फिर डस्ट एंड लिक्विड मड भी इससे निकलता है। तो इन सभी के जवाब से आपका माउंटेन्स का निर्माण होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो द माउंटेन्स आर ऑफन कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। मतलब इन सब मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक के ऊपर एक ये दबते जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख लो माउंट फ्यूजी जो जापान का है या फ्यूजियामा भी कह सकते हैं उसको। माउंट मेरापी सुमात्रा का है, माउंट मेयोन फिलीपींस का है, माउंट एगोंग बाली का है, माउंट कोटोपेक्सी। ये इम्पोर्टेंट वोल्केनोज़ हैं या
इसको कह सकते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं, वोल्केनो भी हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं, तो इनको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि देखो फ्यूजी नाम से ही आप पता कर लोगे कि जापान का है, माउंट मेरापी सुमात्रा है, ठीक है? और माउंट मेवोन फिलीपींस का है, माउंट एगोंग बाली का है, तो बाली किसमें पहनी जाती है? अंगों में ही पहनी जाती है, कानों में पहनी जाती है, तो बाली इस तरीके से कर लो, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर लो। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक एक्टिविटीज। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक एक्टिविटीज से, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मैग्मा जो होता है वो दो तरीके से निकलता है, तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक तो कुछ मैग्मा जो होता है वो अर्थ के अंदर ही, अर्थ की जो क्रस्ट होता है होती है उसी के अंदर ही जाकर ठंडा रह हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही रह गया और अंदर ही ठंडा हो गया। तो अर्थ के अंदर भी, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी कुछ आकृतियां बनती हैं, कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और जब लावा पृथ्वी पर बाहर आ जाता है तब भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें वही चीजें पढ़नी है। एक तो है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो अंदर बन रहे हैं, एक होते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो बाहर बन रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, वोल्केनिक एक्टिविटीज अफेक्ट अर्थ लैंडफॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैसेज मटेरियल्स में फाइंड देयर वे टू द सरफेस फ्रॉम सम डीप सीटेड रिजर्वायर बीनीथ, ठीक है? तो इसमें ये कह रहा है कि अंदर से जो भी क्रस्ट से जो भी मैग्मा निकलता है तो वो अपना स्पेस ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ मैग्मा बाहर आ जाता है, कुछ मैग्मा आपका अंदर रह जाता है, तो कुछ आकृतियां अंदर बन जाती है, कुछ आकृतियां बाहर बन जाती हैं, ठीक है? द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। जो जो आपका मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उससे जो लैंडफॉर्म बनेगा वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, स्ट्रेंथ एंड फ्लूडिटी ऑफ मैग्मा। सबसे पहले डिपेंड करेगा कि उसकी फ्लूडिटी मतलब कितनी विस्कोसिटी है, कितना गाढ़ा है। मैंने बताया था ना कि अगर जब जो बेसाल्टिक लावा बाहर निकलता है तो बेसाल्टिक लावा जो है चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, फैल जाएगा तो आइसलैंडिक फॉर्म ले लेगा, ठीक है? तो उसकी जो लैंडफॉर्म होते हैं वो भी टाइप्स ऑफ मैग्मा पे डिपेंड करते हैं कि मैग्मा विस्कस है या नॉन विस्कस है, ठीक है? दूसरे क्या, टाइप्स ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स पेनिट्रेट बाय मैग्मा। अब होता क्या, मैग्मा जब फ्लो होता है तो जो पाइप होता है, जो वेंट बनता है, तो उससे एक तो बिल्कुल सीधा फ्लो होता है, कभी कभी क्या होता है मैग्मा जब दरारें होती है, क्रैक्स होते हैं, तो इधर उधर भी मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर ये फ्लो होता है, ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब ये फ्लो हुआ है, ये जो फ्लो हुआ है इसमें से, तो कभी कभी यहाँ पे क्रैक मिल गया तो इधर फ्लो हो गया, यहाँ क्रैक मिल गया तो इधर फ्लो हो गया, तो इधर फ्लो हो गया। ऐसे ही करके ये कई सारी आकृतियाँ यहाँ पे बना रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये एक पाइप सीधा ऊपर जा रहा है तो इसी में से फ्लो हो, इसी वेंट में से फ्लो होगा, जरूरी नहीं है। कहीं इसको क्रैक मिलता है तो क्रैक में भी वो जाकर के फिलअप हो जाता है और कई तरीके की लैंडफॉर्म अंदर बना लेता है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे है। तो टाइप्स ऑफ क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स पेनिट्रेटेड बाय मैग्मा, एक तो इस पे डिपेंड करेगा, एंड द मैनर इन विच मैग्मा इज केप्ट टू द सरफेस, और किस तरीके से मैग्मा सरफेस पर आ रहा है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर दो टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव जो अंदर बनेंगे और एक्सट्रूसिव जो मैग्मा के बाहर आने से बनेंगे, यानी लावा के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कौन कौन से, तो वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब यहाँ से ये बैथोलिथ है, यहाँ बैथोलिथ का मतलब ये है कि ये आपका अपर मेंटल वाला भाग होता है, इसमें जो है मैग्मा बनता है, कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है। तो अब यहाँ पे मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा, इसको स्पेस मिलेगा, और जब कुछ स्पेस इधर की तरफ मिलेगा तो इधर फ्लो हो जाएगा और इधर फ्लो हो जाएगा। इस तरीके से ये फ्लो होता रहेगा। इस जब फ्लो होगा तो यहाँ पे कई सारी आकृतियां भी वो बना लेगा। जब आकृतियां बनाएगा तो उन आकृतियों को डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने रखे हैं, उसी से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या, कौन कौन सी आकृतियां ये बनाता है, ठीक है? तो एक देखिए यहाँ पर आकृति ये बना रहा है इस तरीके से, इस तरीके से आकृति बना रहा है, ठीक है? इस तरीके से आकृति बन रही है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस आकृति को हम कहते हैं लेकोलिथ। क्या कहते हैं हम इसको? लेकोलिथ कहते हैं। और एक आकृति देखो, ये बड़ा डोम बना रहा है, अगर बड़ा सा डोम बना रहा है तो लेकोलिथ कहेंगे, अगर छोटा सा डोम बना रहा है तो इसको हम कहेंगे फेकोलिथ, ठीक है? अगर ये बड़ा सा बनना है, इस तरीके से बनना है, तो उसको कहेंगे हम
तो देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इधर बना दे रहा हूँ मैं। यहाँ समझ लीजिए, अगर ये बड़ा सा डोम बना रहा है इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे लेकोलिथ। क्या कहेंगे? लेकोलिथ कहेंगे। और अगर ये छोटा सा बना रहा है तो इसको हम कहेंगे फैकोलिथ। क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। समझ में आ गया ये? तो यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि यहाँ पे बड़ा सा बनना है तो इसको कहेंगे लेकोलिथ और इसे कहेंगे फैकोलिथ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक तो इस तरीके से बनना है कॉन्वेक्स टाइप से, ऊपर की तरफ डोम है, ठीक है। और एक बनेगा तस्तरी की तरह, जैसे ये देखो यहाँ पर ये बनना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बनना है, इसको हम कहेंगे लेपोलिथ। क्या कहेंगे? लेपोलिथ। ये जो बनना है इसको हम कहेंगे लेपोलिथ। लेपोलिथ, ठीक है। ऊपर वाला हो गया लेकोलिथ, ये हो गया फैकोलिथ, और तस्तरी नुमा जो होगा उसे हम कहेंगे लेकोलिथ। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब एक चीज है, ये जो वर्टिकल जो बनता है, यहाँ वर्टिकल जो पाइप बना है, यहाँ पे देखो ये जो वर्टिकल पाइप बना है ना, वर्टिकल पाइप जो बना है इस तरीके का, इसको हम कहते हैं डाइक। जो बिल्कुल सीधा खंबा सा बना उसको हम कहेंगे डाइक। डाइक खंबा सा भी हो सकता है, थोड़ा सा एक एंगल पे झुका हुआ भी हो सकता है, जैसे कोई यहाँ पे इस एंगल पे झुका हुआ है तो इसको हम डाइक कहेंगे। ये क्या कहेंगे? इसको हम डाइक। लेकिन ये एक तरीके से खंबे के आकार नुमा होता है। ये खड़े ढाल का भी हो सकता है और किसी एंगल पे झुके हुए ढाल का भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डाइक। और बिल्कुल जो हॉरिजेंटल होता है, बिल्कुल जो हॉरिजेंटल वाला जो होता है उसको हम कहते हैं सिल। बिल्कुल जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम कहते हैं सिल। ठीक है। खड़ा जो होगा उसको हम कहेंगे डाइक, या किसी एंगल पे झुका हुआ होगा उसको भी हम डाइक कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम सिल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं डाइक क्या, परपेंडिकुलर वॉल शेप जो होता है, मैंने बताया था। ये जो आपका, ये आपका डाइक है, ठीक है। सिल क्या है? हॉरिजेंटल टू द ग्राउंड। अब ये जितना ही बनना है, देखो यहाँ पे ये क्या बनना है? आपका सिल बनना है। ये आपका यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा जूम कर दूं तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या बनना है? सिल बनना है। ये भी आपका क्या बनना है? सिल बनना है। ठीक है। और लेपोलिथ क्या है? कॉनकेव टू द स्काई। मैंने बताया था इस तरीके से अगर आकृति आपकी बन रही है, इस तरीके से, इस तरीके से आकृति बन रही है, उसको हम कहेंगे लेपोलिथ। और देखो फैकोलिथ क्या है? वेव शेप्ड लाइक ए कंड्यूट, मतलब इस तरीके से जो होता है इसको हम कहते हैं फैकोलिथ। और लेकोलिथ क्या होता है? डोम शेप्ड, इस तरीके से जब होता है तो उसको हम कहेंगे फैकोलिथ। मतलब जो लेकोलिथ होता है वो बड़ा होता है, फैकोलिथ जो होता है वो छोटा होता है। ये फैकोलिथ है और ये लेकोलिथ है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका लेकोलिथ है और ये आपका फैकोलिथ है। ये आपका लोपोलिथ है। ठीक है। ये आपका लोपोलिथ है, ये लोपोलिथ है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला डाइक है। ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ आपको मैं, जिससे कि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखो, ये आपका डोम शेप्ड है, इसको हम कहेंगे लेकोलिथ। ये आपका है पैकोलिथ। ठीक है, छोटा सा डोम। अगर आपका उल्टा डोम है इस तरीके से तो इसको कहेंगे लोपोलिथ। लोपोलिथ। ये आपका हॉरिजेंट जो वर्टिकल, जो एक तरीके से कंड्यूट बना हुआ है, खंबा बना हुआ है, उसको हम कहेंगे डाइक। ठीक है। हॉरिजेंटल बना हुआ है उसको हम कहेंगे सिल। ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहेंगे बैथोलिथ। सबसे निचला भाग जो होता है वो होता है हमारा बैथोलिथ। ये आपकी आकृतियां हो गई। ठीक है। कौन सी इंट्रूसिव जो लैंडफॉर्म है वो आपके हो गए। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। अब ये जो रॉक्स का चैप्टर होगा उसका हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बताया है जो लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, तो मैंने आपको पहले बताया था सिल। सिल क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। ठीक है। बस मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सिल जो होता है इंट्रूजन ऑफ मोल्टन मैग्मा हॉरिजेंटली अलोंग द बेडिंग प्लेन्स ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है। डाइक क्या होता है? ये आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको डाइक। ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ लिथ्स क्या होते हैं? एक लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है सबसे निचला भाग होता है, बता दिया था मैंने। फैकोलिथ जो होता है ये इस तरीके से एक आधा चांद जो होता है, आधे से भी आधा चांद जो होता है वो फैकोलिथ होता है। लेपोलिथ क्या होता है? लेपोलिथ उल्टा आधा चांद ले लो, ये लोपोलिथ हो गया। और लेकोलिथ क्या होता है? लेकोलिथ जो होता है वो बहुत बड़ा सा डोम जो होता है वो लेकोलिथ होता है, मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
उन्होंने दोबारा बता दिया है। निचला भाग, सबसे निचला भाग जो है ये बैथोलिथ है। ये क्या है? बैथोलिथ है। और जो आपका डोम शेप्ड होता है वो लेकोलिथ होता है। ठीक है। और यहाँ पे डाइक आपको दिख ही रहा है। और पैकोलिथ ये होगा आधा चांद, उल्टा जो होगा लेकोलिथ, उल्टा जो होगा वो आपका लोपोलिथ हो जाएगा। और ये डोम शेप जो होगा वो आपका लेकोलिथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आज का वीडियो था, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस एक बार आप पढ़ लेना इनको। हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिंगल पॉइंट जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने लिखा हुआ था उसको आप नोट कर लेना। बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़ ली थी, अब हम बात करेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की। तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का मतलब क्या है? जब मैग्मा बाहर निकलेगा, अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, और अर्थ की सरफेस पे आने के बाद में वो ठंडा जब हो जाता है, तो उससे जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका माउंटेन्स बनते हैं उसमें, ठीक है, काल्डेरा बनता है, क्रेटर बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये आपके एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्केनो का वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए, volcanoes are mostly located in intensely folded और faulted region। जो वॉल्केनो होते हैं वो आपको पता ही है कि ये वो तो या तो फोल्डेड, जहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, या जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, वहीं पर आपके मोस्टली ये बनते हैं। एक्टिव वॉल्केनो की जो संख्या है वो लगभग 500 है, और डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की जो लगभग संख्या है वो 1000 में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक ओशन में आपका जो ये रीजन है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्लेटों का कन्वर्जेंस होता है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से मैक्सिमम अमाउंट में वॉल्केनो मिलेंगे। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज, अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड वॉल्केनोज आर फाउंड इन द पैसिफिक रीजन। ठीक है। द वेस्टर्न पैसिफिक चेन स्टार्ट फ्रॉम द एल्यूशियन आइलैंड जापान, एक्सटेंडिंग इन द साउथ up to the Philippines, Indonesia, Java and Sumatra, particularly Pacific island of Solomon, New Hebrides, Tees and North Island and New Zealand। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जो आपका पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर की इन्होंने बात की है, तो ये कह रहे हैं चैन स्टार्ट फ्रॉम द एल्यूशियन आइलैंड। एल्यूशियन आइलैंड कहाँ पर है? ये जो आपका हिस्सा पड़ता है यहाँ पर आपको मिलेंगे एल्यूशियन आइलैंड। ठीक है। और ये उसके बाद कहना है जापान एक्सटेंडिंग इन द साउथ अप टू द फिलीपींस। तो ये आपको यहाँ पर जापान मिलेगा, और यहाँ पर आपको फिलीपींस मिलेगा। तो ये पूरा ये आपको एरिया देख रहा है, ये फिलीपींस वाला ये कवर कर लिया इसने। फिर इसके बाद में कह रहे हैं इंडोनेशिया, जावा एंड सुमात्रा, पार्टिकुलरली पैसिफिक आइलैंड ऑफ सोलोमन। तो यहाँ पे देखो इंडोनेशिया जावा का भी यहाँ पे कवर करेंगे। ये जो पूरा एरिया है देखो, ये वाली पूरी बेल्ट, ये इंडोनेशिया जावा को कवर कर लिया, और इस तरीके से आ रही है ये। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? एल्यूशियन आइलैंड से लेकर के जापान से, यहाँ पे जापान वाला एरिया आ गया, ये फिलीपींस आ गया, और ये आपका इंडोनेशिया वाला एरिया आ गया। फिर इस तरीके से यहाँ पर ये कवर करते हुए, न्यूजीलैंड को कवर करते हुए, और ये चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर फैले हुए हैं। इसी को हम कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर। अब यहाँ पर क्यों फैला हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, और जो पैसिफिक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस से क्या होता है? कन्वर्जेंस से आपका यहाँ पर जो है मैक्सिमम वॉल्केनो पाए जाते हैं। और वॉल्केनो यहाँ पे जब पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमेशा इरप्शन होता रहता है। जब इरप्शन होता रहता है तो उसमें से आग निकलती रहती है। जब आग निकलती रहती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्लेटें टकरा रही है ना, तो ये सारा जो एरिया है इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये एक्टिव वॉल्केनो वाला एरिया होता है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही हमारा हो गया रिंग ऑफ फायर। ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर किस किस के बीच में है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट का जो चारों तरफ का एरिया है उसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्केनो आपके इसी में पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं। 2/3 ऑफ वर्ल्ड वॉल्केनो इसी में आपके पाए जाते हैं, और ये सारे कैसे हैं? एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अटलांटिक ओशन में आपके कुछ वॉल्केनो पाए जाते हैं, ज़्यादा वॉल्केनो नहीं है, और मोस्ट ऑफ द डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है डाइवर्जेंट टाइप बाउंड्री आपकी पाई जाती है। यहाँ पे कुछ एक्टिव वॉल्केनो हैं, जैसे आइसलैंड एंड एजोर्स, यहाँ पर जो है आपको एक्टिव वॉल्केनोस मिलेंगे। और आपका यहाँ पे देखें
मेडिटेरेनियन वाले में रीजन में तो आपका विशुवियस है, एटना है, स्ट्रोम्बोली है एंड एजियन आइलैंड है। तो जो स्ट्रोम्बोली है, एटना है, ये सब आपके एक्टिव वॉल्केनोज में आते हैं। ये आपके भूमध्य सागर वाले रीजन में है, मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद है एशिया। एशिया में देखोगे तो एशिया में भी आपको बहुत कम वॉल्केनोज मिलेंगे, और आपका जो हमारा रीजन है उसमें आपको कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। माउंट एल्ब्रुस और माउंट अराराट, यहाँ पर ये कुछ वॉल्केनोज के नाम है। और आपको इंडिया में आपको जो है एक्टिव वॉल्केनो मिलेगा, जो आपका अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। और कौन क्या नाम है उसका, आप नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में आपका माउंट किलिमंजारो एंड माउंट केनिया, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये आपके अफ्रीका में कहाँ मिलेंगे, जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहां पे जो प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है, डाइवर्जेंट टाइप ऑफ जो बाउंड्री बन रही है, तो वहां पर आपको मिलेंगे माउंट किलिमंजारो एंड माउंट केनिया, ठीक है। माउंट कैमरून भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो केवल आपका एक्टिव वॉल्केनो होगा। माउंट कैमरून यहाँ पर अफ्रीका का एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट कैमरून, जो आपका कहाँ पड़ेगा, वेस्ट अफ्रीका साइड में आपका पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे मेडागास्कर है, वेस्ट इंडियन आइलैंड है, लेसर एंटिलीज है, इंटीरियर वॉल्केनोज इन द कॉन्टिनेंट्स आपके बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे अफ्रीका में, बहुत अंदर की तरफ बहुत कम मिलेंगे। मिलेगा भी तो आपको कुछ ही मिलेंगे, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया। आपका जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो डाइवर्जेंट टाइप ऑफ प्लेट ऑफ बाउंड्री बन रही है, तो डाइवर्जेंट में आपके एक्टिव नहीं बनते हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं बनते वहां पे, बनेंगे लेकिन एक्टिव नहीं बनेंगे। एक्टिव आपका एक ही है, आपका माउंट कैमरून है, जो आपका वेस्ट साइड में आपका पाया जाता है, किसकी, अफ्रीका की, ठीक है। और बाकी कुछ यहाँ पर आपके वॉल्केनिक इरप्शंस। अब देखो आपको ना माउंटेन, सॉरी, आपको वॉल्केनोज और उनकी वो किस जगह पर हैं, उनका प्लेस क्या है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका स्ट्राम्बोली कहाँ मिलेगा, आपको इटली में मिलेगा। डुकोनू कहाँ मिलेगा, आपका इंडोनेशिया में मिलेगा। इबू इंडोनेशिया में मिलेगा। सेंगियांग इंडोनेशिया में मिलेगा। क्राकाताओ इंडोनेशिया में मिलेगा। मेरापी इंडोनेशिया में मिलेगा, ठीक है। और कैरेंसी इंडोनेशिया में मिलेगा। करेंगेटोंग इंडोनेशिया में मिलेगा। बेरन जो मिलेगा अंडमान निकोबार में मिलेगा, ठीक है। सिनाबुंग इंडोनेशिया में मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कुछ अपनी आपकी जो ल्यूसेंट वाली बुक है, ल्यूसेंट वाली बुक है, उसमें जो आपके दे रखे हैं वॉल्केनिक एंड देयर प्लेसेस, वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, किस आपका कंट्री में है और किस जगह का, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका वीडियो था। ये हमने यहाँ पर आपके सारे वॉल्केनो को, एक वॉल्केनो चैप्टर को डिटेल में कवर कर लिया। आई होप कि कुछ भी आप इस वॉल्केनिक टॉपिक से आपको कुछ भी नहीं बचा होगा। सारी चीज़ें हमने मोस्टली यहाँ पर कवर कर ली हैं। बस आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि ल्यूसेंट की जो बुक है, उस ल्यूसेंट की बुक से आपको क्या करना है, जो भी वॉल्केनोज हैं, इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज एंड देयर प्लेसेस, उनको एक बार जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना या उनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अर्थक्वेक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।